everyone, welcome back to my channel. This is Riya Singh. I hope you all are fine. तो जैसे कि अभी हमारा नीट 2025 का एग्जाम मई में है और हमारे पास बस 8 मंथ्स बचे हैं, तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है सारी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जैसा कि अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा, इतने सारे स्कैम्स हुए, इतने सारे बच्चों के 720 और 720 आए, फिर कुछ के 719, 718 ऐसे करके मार्क्स आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ थी। हमारे जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो ये चीज़ों पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मुझे ये चीज़ वापस से एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, आपका ड्रीम है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो उसको। और इसी कंफ्यूजन से शायद बहुत सारे ऐसे जेन्युइन बच्चे भी हैं, अगर मैं थोड़े बच्चों की बात ना करूं तो बहुत जेन्युइन बच्चे हैं जिनका किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से बैकलॉग हो गया है, या फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, या फिर अभी तक उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, बट स्टिल वो कंफ्यूज है कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आप अभी कंफ्यूज हैं, उस सिचुएशन में हैं, तो उसी के लिए मैं आपके यहाँ पे हेल्प करने आई हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ से मैं जा रही हूँ। अभी जो मैं सफ़र कर रही हूँ वो सेम सिचुएशन वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो मैं ये सोच सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सेम सिचुएशन से जा रहे होंगे, और सोल्यूशन ऑफ कोर्स सबके लिए सेम ही होगा कि पढ़ाई करनी है ये पता है, बट करनी कैसे है ये नहीं पता। तो बस उसी का मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें मुझे सही लग रही हैं, जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी और अपनी तरफ से आपको बेस्ट चीज़ें और बेस्ट सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को करते स्टार्ट, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं मेन चीज़ें बता देती हूँ और फिर बस, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई से मैंने ये टाइम निकाला है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या किन किन टॉपिक पे हम बात करेंगे और कौन कौन से सॉल्यूशंस। और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी अगर मुझसे हो पाएगा तो। सबसे पहली चीज़ तो डिस्कस करते हैं नीट के एग्ज़ाम के बारे में। नीट का एग्ज़ाम सबको ही पता है 720 मार्क्स का होता है। हमारे 4 उसमें सब सब्जेक्ट्स होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये सारी इतनी बेसिक बातें बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हमारे पास में बचे हैं 8 मंथ्स। मैंने यहाँ पे अपना एक स्टिकी नोट लगा के रखा है, इफ आई शो यू, मेरे पास है प्रॉपर कि मुझे कब क्या करना है। तो हम लोग को अब कैसे इन 8 मंथ्स को जो हमें यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव निकल पाए। अब देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमें ऑफकोर्स मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम शायद अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते तो हमारे पास में बीच बीच में ब्रेक लेने का भी टाइम होता ज़्यादा, हम मतलब कुछ दिन का ब्रेक ले सकते थे। अगर हमें किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जाना, हम जा सकते थे, बट अभी हमारे पास में ऐसा टाइम नहीं है कि हम किसी फंक्शन को अटेंड करें या फिर किसी फालतू चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट करें। एक सेकेंड, एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसे ही ये मेरा एक टाइम टेबल है, इफ आई शो यू लाइक दिस। टाइम टेबल दिख नहीं रहा होगा, बट ये एक टाइम टेबल है छोटा सा। ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मेरे पास में जो मैं शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं बैकलॉग से। अगर हम नीट के प्रिपरेशन की अभी बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 0 से स्टार्ट करें, उनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है। अगर कोचिंग की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी कोचिंग में इनरोल्ड हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इनके बैकलॉग्स कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी पे, तो दोनों के लिए डिफरेंट होंगी। कोचिंग वाले बच्चे को अपनी कोचिंग भी साथ में मैनेज करनी पड़ेगी, वहीं पे जो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है उसके पास टाइम की लिमिटेशन नहीं है, वो कैसे भी प्रिपेयर कर सकता है। तो अगर हम देखें कोचिंग वाले बच्चे, उसमें भी 2 टाइप के बच्चा है, बच्चा नंबर 1 एंड बच्चा नंबर 2। अब 1 वो वाला बच्चा है जिसने अपने 11th में पढ़ाई करी थी, थोड़ी बहुत ही करी थी, बट करी थी, उसको चैप्टर्स का अंदाज़ा है। उसने 12th, अगर वो अभी 12th में, उसने 11th 12th में पढ़ाई कर रही, वो अभी 12th में कर रहा है और 11th में उसने करी है। अगर हम ड्रॉपर की बात करें, जो फर्स्ट ड्रॉपर है उसने 11th 12th में पढ़ाई करी और अब वो ड्रॉप में भी अपना पढ़ाई कर रहा है। जो सेकंड ड्रॉपर है उसने 3 साल पढ़ाई करी है, थोड़ी करी है लेकिन करी है, कुछ मार्क्स से वो रह रहा है। तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो आपका अभी जो टॉपिक चला है, क्योंकि आपको टॉपिक्स का आइडिया है, आपको बस एक थोड़ा रिवीजन बोल दो, या कुछ टॉपिक्स में दिक्कत होगी, अगर सब में भी है तो थोड़ी बहुत होगी, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा तो होगा। 10% चैप्टर का आपको पता होगा कि क्या चैप्टर में है।
तो जो अभी आपकी कोचिंग में चल रहा है, जो नया चैप्टर शुरू हुआ वहां से शुरू करो और साथ के साथ में लेते चलो अपना बैकलॉग। वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। करना कैसे सबके लिए सेम है, बट कैसे कब कहाँ करना है वो सबके लिए डिफरेंट है। ये हो गई कोचिंग वाला बच्चा जो कि कोचिंग में पढ़ रहा था और जिसने अभी तक पढ़ाई करी है। अब वो बच्चा जिसने ना ही अपने 11th में पढ़ाई करी है, ना ही अपने 12th में पढ़ाई करी है, ना ही अपने ड्रॉप में पढ़ाई करी है, अगर करी भी है तो उसे चैप्टर्स का आइडिया नहीं है, मुश्किल से 1-2% होगा, शायद वो भी ना हो, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए मैं कहूँगी कि तुम बीच से मत शुरू करो। क्योंकि अगर बीच से शुरू करोगे, देखो चैप्टर्स का जो यूज़ होता है वो लिंक्ड होते हैं चैप्टर्स आपस में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर का आएगा, फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको यूज ही मत करो, उसको ऐसा काम ही मत करो जिसपे कंफ्यूज हो। स्टार्टिंग से ले चलो, स्टार्टिंग से अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वहां से अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने शुरू करो। ऑनलाइन वाले तो आराम से कर सकते हैं, उनके पास लेक्चर सेव है। ऑफलाइन वाले क्या करें, वो ऑनलाइन का सहारा लें, या तो अपने टीचर से बात कर लो कि आप कैसे कर सकते हो अपने वाले लेक्चर्स कंप्लीट, या फिर ऑनलाइन पे वन शॉट देखना शुरू करो। बहुत सारे ऐसे हैं जो डिटेल में है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो अमित सर ने पूरे डिटेल लेक्चर्स निकाले हैं। सेम चीज़ करी है MR सर ने भी। तो मैं तो यकीन की स्टूडेंट हूँ, तो मैं बता रही हूँ जो चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि मैंने PW से ही पढ़ाई करी है। बाकी आप अगर किसी और उससे भी देखो तो मैं किसी भी कोचिंग को बेकार नहीं बोलूँगी, सब अपने में अच्छे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों में। तो अगर मैं बात करूँ सेल्फ प्रिपरेशन वाले बच्चे की, तो उसे लग रहा है वो कहीं ना कहीं कम है उनसे जो कोचिंग में एनरोल्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सब लोग सेम सिचुएशन पे भी खड़े हैं। पढ़े हुए इंसान को भी लग रहा है कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो तुम्हारे पास पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम अपने घर पे रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकते हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए तो वहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो तुम कभी भी उठो कभी भी सो। जैसे कुछ कोचिंग वाले बच्चे होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो जनरली कोचिंग का टाइम जो होता है वो 3 बजे तक होता है, और 3 के बाद में बच्चा जाता है थक। उसको अगर घर उसका दूर है कोचिंग, तो उसको घर आते आते हो जाएगा 4 या 5। अगर मैं कॉमन बात करूँ तो ऑनलाइन है तो वो सो जाएगा, या फिर थोड़ा थक गया होगा तो रुक जाएगा, रेस्ट करेगा। उसके बाद 5 बजे से फिर वो पढ़ना, उसके बाद वापस से वो जो प्रोडक्टिविटी वाला चीज़ आता है वो 5 बजे से आएगा। वो वापस से अपने आप को उतना बूस्टेड फील करेगा। लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाला है वो अपने रूटीन के हिसाब से अपने टाइम को यूज़ कर सकता है। तो तुम्हारे पास में तो पूरा दिन है, तुम कभी भी पढ़ सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस है मेरी, एंड मैं उस स्टूडेंट में आती हूँ जिसको लगता है कि अगर मेरा होता भी है तो मुझे लगता है नहीं, मेरा बेस क्लियर नहीं है। और अगर मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करती हूँ तो वो मुझे स्टार्टिंग से करनी होती है, वरना मुझे बीच से समझ भी नहीं आता। तो अगर मैं होती इस जगह पे, तो अगर मैं बोलूँ कोचिंग वाला जो बच्चा है जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है और सेल्फ स्टडी वाला, उसके लिए तो सेम चीज़ हो गई। वो सुबह अपना देखो, तुम अगर नाइट आउल हो तो तुम 8 बजे उठ जाओ और 3 बजे तक उसको नाइटर अपना खींच दो। लेकिन अगर तुम सुबह और शाम कभी भी पढ़ने के लिए रेडी हो तो तुम 5 बजे उठ जाओ सुबह और 12 बजे सो जाओ। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री चीज़ है। 5 बजे उठो, 12 बजे सो जाओ। अगर रात में तुम देर तक पढ़ सकते हो तो तुम सुबह 8 बजे उठो और जो है अपना 3 बजे सो जाओ। अब सबसे पहले 5 पे अगर मैं उठ रही हूँ तो मैं टाइम टेबल बताती हूँ। 5 to 6 मैं फ्रेशन अप होंगी पूरा अच्छे से, जब तक मेरा माइंड एक्टिव नहीं हो जाता। अब इस आर को भी कैसे यूज़ करना है, आप उठे, आप फ्रेशन अप हुए, अपने आप को, अपने माइंड को कुछ ऐसा बूस्ट दो, चाहे मेडिटेशन करो, चाहे सॉन्ग सुनो, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिले। क्योंकि जब इंसान खुश होता है ना तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसा कुछ काम कर दो तुरंत फटाफट से जिससे तुम्हें खुशी मिल जाए बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे सॉन्ग सुनने बहुत पसंद है तो मैं सॉन्ग सुनती हूँ। उसके बाद में आप 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 3 आवर्स का आपका एक सेट होगा। 9 to 10 ब्रेक लोगे। जनरली लोगों के घर में सुबह 9 to 10 पे ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। इसी टाइम पे ज़्यादा काम भी होते हैं। अगर आपको अपने फादर की हेल्प करनी है, वो ऑफिस जा रहे हैं, आपको उनके लिए कुछ हेल्प करना है, या फिर आपको और कोई काम करना है, तो 9 to 10 के बीच में जहाँ तक होता है आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। मैं कॉमन बात बता रही हूँ। फिर 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2 पे बहुत ज़्यादा नींद आती है। ये मुझे भी होता है। मैं भी सो के, मैंने स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा रिकॉर्ड किया तो फिर मैं सो गई थी, फिर मैं भी वापस से उठी हूँ ऑलमोस्ट 3।
तो 1 to 2 पे ब्रेक ले लो, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। अब 5 to 6 पे शाम को थोड़ा सा वॉक पे निकल गया कुछ, तो 5-6 पे ब्रेक ले लो। 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 का एक और हुआ। 9 to 10 पे ब्रेक ले लो, डिनर ब्रेक अपना। और 10 to 11, 11 to 12, इसका ये 2 का होगा। तो आपके पास ऐसे 3 के 4 सेट आएंगे, 3 आवर्स के 4 सेट आएंगे एंड 2 आवर्स का आएगा आपके पास 1 सेट। पढ़ना कैसे? आपके पास अब इन 3 आवर्स में एक होगा लास्ट का आवर, एक होगा फर्स्ट आवर, एक होगा बीच वाला आवर। बीच वाले आवर में को उस चीज़ के लिए रखो जिसपे आपको मतलब जो आपका बहुत ज़्यादा वीक है या फिर जिसमें आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। और फर्स्ट वाले आवर में उस सब्जेक्ट को रखो जिससे दिमाग एकदम बूस्ट हो जाता है। और लास्ट वाले आवर पे उस सब्जेक्ट को रखो जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आता भी है या नहीं भी आता, या फिर आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन बीच वाले आवर में वो सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपका मन नहीं करता पढ़ने में, आपको वहाँ पे रखना ही है। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो फर्स्ट आवर होगा आपका, आप एकदम फ्रेशन अप हो, ठीक है, वो जो फर्स्ट आवर है वो आपको बूस्ट करने में हेल्प करेगा कि हाँ अभी उठे हैं, ठीक है, या अभी ब्रेक लेके उठे हैं। फर्स्ट आवर पे अगर तुम वैसा बोरिंग से सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आगे का नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। फर्स्ट आवर में इंटरेस्टिंग पढ़ा तो थोड़ा सा दिमाग पढ़ाई पे आ गया, उस ट्रैक पे आ गया। अब उस ट्रैक को सीधे लेके जाओगे तो जिसमें थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा आपको और जिसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है उस सब्जेक्ट को कैरी करोगे ना, तो वो 1 घंटा पढ़ सकते हो आराम से। हो सकता है एंड के टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो, वो लास्ट वाले सब्जेक्ट पे मैनेज हो जाएगा। ऐसे ये नहीं होगा कि कोई तुम्हारे पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। ऐसे आपको 4 कंटिन्यू करने हैं। ये जो 4 स्लॉट्स आपने बनाए, आपके टोटल 5 स्लॉट बने, 4 स्लॉट्स बने 3 आवर्स के एंड 5th स्लॉट जो है आपका लास्ट वाला 9 to 10 के बाद वाला वो है 2 आवर्स का। उस लास्ट स्लॉट में जो 2 आ रहे हैं उसमें आपको एक जूलॉजी रखना है, एक बॉटनी रखना है। मेरे तो ऐसा आ रहा था ना कि मेरे 4 लेक्चर्स पर डे फिजिक्स के आ रहे थे, 4 लेक्चर्स पर डे केमिस्ट्री के आ रहे थे एंड 3 आ रहे थे जूलॉजी एंड बॉटनी के। तो मैंने हर अपने स्लॉट की स्टार्टिंग करी जू से या बॉट से, फिर मैंने बीच में फिजिक्स रखा है और लास्ट में मैंने रखा है केमिस्ट्री। चाहो तो सेम चीज़ कॉपी कर सकते हो। और जो लास्ट के जो मेरे 2 आवर्स हैं 5th स्लॉट के, उसको मैंने एक जूलॉजी रखा है, एक बॉटनी रखा है। ऐसे करोगे तो 1 महीने में आपके आराम से सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। 110 वीडियोस भी होंगी तो हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी। ये था बैकलॉग का। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गई सेल्फ स्टडी वालों की बात, और या फिर जो अभी नई अभी कोचिंग से स्टार्ट करा उसकी बात। तो मैं स्टडी मटेरियल भी बताऊंगी, बट कैसे पढ़ना ये मैंने बता दिया, कैसे अपने दिन को डिवाइड करना है। अब अगर हम बात करें उस बच्चे की जिसने कोचिंग ले रखी है, तो उसका अगर मान लो 3 o'clock तक आता है, सेम शेड्यूल रहेगा उसका भी। अगर उसका 3 o'clock तक कोचिंग है तो वो 5 तक अगर मैं बोलूँ तो वो जाके अपना अच्छे से फ्रेशन अप हो पाएगा और 5 से उसका दिमाग काम करना शुरू करेगा। तो वो 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 का एक बैच बना ले। 8 to 9 पे वो अपना डिनर वाला रखे ब्रेक। फिर 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 का एक और बना ले। उसके पास 2 सेट्स हो गए। 2 सेट्स हमारे पास 6 घंटे का हो गया। अब 6 घंटे में तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पहले रखना है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट बाद में रखा है, ये तुम ही बता सकते हो। तो इस चीज़ को तुम देखो। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है कि टाइम, पहली बात तो कि कितना टाइम बचा है, क्या कैसे है। दूसरा बैकलॉग्स फॉर कोचिंग एंड नॉन कोचिंग दोनों के लिए। तीसरा लेक्चर। अब ऑनलाइन वालों के पास उनके लेक्चर्स हैं, ऑफलाइन वाले क्या करें? ऑफलाइन देखो, अभी भी अगर तुम ये कहोगे ना कि ठीक है मैं क्या करता हूँ, मैं सारे ही सब्जेक्ट्स का अगर मुझे आता हो ना आता हो मैं 2-2 घंटे वाला 1 शॉट देख लूँ तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर मैं क्वेश्चंस कर लूँगा तो मुझे इतना लंबा भी नहीं जाना पड़ेगा, मेरा तो 10-15 दिन में ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तुम नीट एग्जाम दे रहे हो, तुम बोर्ड नहीं दे रहे हो, तुम स्कूल लेवल नहीं दे रहे हो, तुम एक कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो। और इसमें अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी भैया दीदी ने बता दिया कि 1 शॉट देख लो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ऐसा नहीं है। या फिर बोल दिया नोट्स पढ़ लेना, नोट्स रिवाइज कर लो, तो ऐसा नहीं है, नहीं हो पाता है। क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा क्योंकि क्वेश्चन में लगेंगे अंदर वाले जो थ्योरी होगी वो लगेगी, अंदर के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जो तुम्हारे क्लियर ही नहीं होंगे 1 शॉट में।
इसलिए डिटेल्ड वन शॉट देखो। अगर वन शॉट भी देख रहे हो 7 घंटे 8 घंटे का ऐसे आते हैं वन शॉट्स, डिटेल्ड वाले वो देखो और किसी अच्छे टीचर के देखो, फालतू के चक्करों में मत पड़ना। तो हम लोगों ने बैकलॉग्स देख लिए नॉन कोचिंग और कोचिंग के लिए। लेक्चर्स का मैं क्या बता रही थी कि मैंने ऑनलाइन वालों के पास तो इनके लेक्चर्स हैं, ठीक है, और ऑफलाइन वालों के लिए ये ऑनलाइन वाले भी देख सकते हो जिनको थोड़ा अपना लेंदी लग रहा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग हो गया। वैसे तो आई डोंट थिंक जो मई से स्टार्ट हुआ है तो इतने ज़्यादा जो मैंने बताया है, अगर आप मई से आपके कोचिंग स्टार्ट हुई है, पर डे 3 लेक्चर्स भी होते हैं, तो जो मैंने बताया है इसमें आपका सितंबर तक का पूरा कंप्लीट हो सकता है अगर ऐसे फॉलो करो तो। अब आगे कोचिंग वाले बच्चे, उनको कैसे कंप्लीट करें, तो मैंने भी बताया वन शॉट के आते हैं, यूट्यूब पे देखोगे, पहले पढ़ो पहला चैप्टर, जो चैप्टर तुम्हें आता हो तुम वो चैप्टर पढ़ना हो। इससे पहले तो वो चैप्टर पढ़ो, फिर देखो क्या तुम्हारे लेवल को वो टच कर रहा है, क्या उस लेवल का टच कर रहा है जिस लेवल के तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर कर रहा है तो उसको फॉलो करो, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, और अगर लगे कि नहीं इन्होंने तो बेसिक, उन्होंने वो टॉपिक तो वो चीज़ तो बताई नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसको स्किप कर दो। ऐसे तुम अपना टीचर पहले सेलेक्ट करो, फिर सेलेक्ट करो कि तुम्हें किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है, तुम लॉन्ग टाइम के लिए किसको लेके चल सकते हो, बीच बीच में चेंज नहीं करने वाला टीचर होता है। फिर जब तुम्हें वो टीचर मिल जाए बस उसे पकड़ो और पूरा अपना उसी से कंप्लीट करो जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसे। ये हो गई लेक्चर्स की बात। टाइम मैंने बता दिया, एक और बार बता देती हूँ, 5 to 12 अगर तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो। अगर तुम्हें रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद हो, 5 बजे नहीं उठ सकते हो तुम किसी रीज़न से, तो 8 to 3 कर लो। अब रही बात बुक्स की, तो मैं बता दूं कि बुक्स के लिए मैंने यकीन के मॉड्यूल्स लिए थे और मैंने ली हैं 37 ईयर्स की जो 3 बुक्स आई हैं उसकी PYQs की, और एक 12 ईयर्स की PYQs। तीनों की वीडियो मैं जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगी और तीनों की वीडियो मैं जल्दी अपलोड भी करूँगी। इनकी रिव्यू वीडियो, इनकी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो कि इसमें क्या है, बट अभी के लिए मैं दिखा देती हूँ कि है क्या क्या इसमें। मैं 1 मिनट बॉटनी की बुक से स्टार्ट करती हूँ। ये है यकीन की बॉटनी की मॉड्यूल की बुक, मॉड्यूल 1 है ये। इसको जैसे ही खोलोगे, ऐसे साइड बाय साइड देते हो, हाँ, इसको जैसे ही खोलोगे तो देखोगे सबसे पहले इस पे आता है प्रीफेस जो बिल्कुल काम का नहीं है फिर आता है कंटेंट। कंटेंट में मैं तुम्हें बताऊं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले होती है थ्योरी, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर आरंभ की सॉल्व्ड एक्सरसाइज, फिर प्रारंभ की एक्सरसाइज 1 जो कि टॉपिक वाइज होती है, प्रबल की एक्सरसाइज 2 जो कि लर्निंग प्लस है, परीक्षित एक्सरसाइज 3 जो कि मल्टी कंसेप्ट है, और PYQs एक्सरसाइज 4 जो कि नीट पास्ट ईयर क्वेश्चंस की है, और फिर लास्ट में आ जाता है आंसर कीज। इतना इसमें है। तो मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं करने आई हूँ, ऑफकोर्स मैं खुद से अपने उससे बता रही हूँ, और मैंने यहाँ पे अभी तक जितने भी सीक्रेट्स रिवील करे हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे पर्सनली ये बुक अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे देखो 3D मॉडल के लिए ना आपको यहाँ पे ऐसे QR कोड दिया होगा, और इसको जब स्कैन करोगे तो पूरा एक मॉडल खुल के आ जाता है, जो कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाती है बुक की। वो बहुत अच्छे से बनाई है इन्होंने। फिर आ जाता है आपके पास में वही एक्सरसाइज। तो इसकी मैं एक डिटेल वीडियो दे दूंगी, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जिसको देखना हो देख सकता है। तो बुक्स के बारे में ये हो गया। वैसे तो आपको NCERT सबसे पहली बुक जो उठाओ वो NCERT उठाओ, NCERT लो, लेक्चर लो, ठीक है। उसके बाद में जो भी है, मैंने देखो फॉर बायोलॉजी मैंने लिख रखा है कि मुझे क्या कब करना है। इसमें सबसे पहले मुझे क्लास लेनी है, फिर NCERT डिस्कशन की एक वीडियो मैं देख लूँगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज वो लाइन वाइज कराते हैं। फिर क्वेश्चंस और DPP सॉल्व करो, नोट्स अपने रिवाइज करो, फिर NCERT बुक उठाओ। मैंने स्टार्टिंग में NCERT बुक नहीं उठा ली, फिर मैंने मॉड्यूल उठाए अपने, और फिर मैंने PYQ सॉल्व करे। इससे ना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये थी हमारे बुक और स्टडी मटेरियल की बात। अगर आप ये देखो, ये जो मेरा एक बेड वाला टेबल है, अगर आप बेड पे बैठते हो और आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, आप इतने सारे आवर्स अपने नहीं निकाल सकते हो अपनी स्टडी टेबल पे, तो ऐसा बेड वाला टेबल मंगा लो। ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाता है, ऑफलाइन बहुत इजीली, मतलब ऐसे स्टोर पे जाके भी मिल जाता है। बहुत अच्छा टेबल है, मैं तो उसको अच्छे से यूज़ करती हूँ। सुबह उठ जाओ और कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ाई करने में। दिन अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस तो इन मॉड्यूल्स में बहुत हैं, सफिशिएंट है आई थिंक। बाकी जो आपकी DPPs होंगी, अब जो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है वो क्या करे, तो तुम्हें देखो थोड़ी करनी पड़ेगी मेहनत। जाओ टेलीग्राम पे,
बहुत सारे ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत जाने माने तुम्हें ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जिसपे से तुम अपने TPPs के निकाल सकते हो, जिसमें तुम्हें बहुत भर भर के क्वेश्चन हैं, बस तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास एकदम इनफाइनाइट पड़ा हुआ है तुम्हारे पास में स्टडी मटेरियल, बस तुम्हें उससे निकालना है। वहाँ से क्वेश्चंस ले सकते हो। और मैंने तो इस वजह से नहीं लिया वहाँ से, क्योंकि मुझे स्क्रीन टाइम कम करना था अपना, मुझे थोड़ा बुक्स पे मैं रिलाई करना चाहती थी, तो मैंने यहाँ से लिया। फिर लास्ट आता है मॉक, और मॉक के लिए मैं जब मॉक का टाइम आएगा मैं तब आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी मैंने भी कोई नहीं ली है, बट मॉक के लिए मुझे लेनी है। और जब मैं देखूँगी रिव्यू करके अच्छे से, जैसे इस बुक को हो गया मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ, तो मैं उसको भी देखूँगी, और वो बुक जब मैं मंगाऊँगी तो मैं देख के अच्छे से तब रिव्यू करके अच्छे से तब आपको बताऊँगी कि वो बुक कौन सी, वो बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या कोई और बुक लेनी चाहिए। अभी ये देख लो, जो ये मैंने आपको दिखाया था इसमें मैं बता दूं क्या क्या था। सबसे पहला था सितंबर में आपको बैकलॉग कंप्लीट करने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब अपना पढ़ाई करो, ठीक है। नॉर्मल जैसे सिलेबस कंप्लीट करना है वैसे सब कंप्लीट करो। साथ के साथ PYQs और एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखते चलो, अगर कुछ भी गड़बड़ आ रही हो तो क्वेश्चन जरूर साथ साथ सॉल्व करना। मार्च और अप्रैल पूरा दे दो मॉक टेस्ट को, पूरा का पूरा। बस इसके बाद में सिलेक्शन अगर ना हो तो तुम्हारा ना हो तो किसका हो फिर, अगर इतना कर लो तो। बस ये है कि अपने आप से एकदम सच्चे रहो। अगर मेहनत कर रहे हो तो ही खुद को बताओ, खुद को झूठे दिलासे मत दो कि मैंने तो 10 घंटे पढ़ाई करी थी, जबकि 10 घंटे हाथ में फ़ोन था। बस यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर अपने क्वेरीज पूछना, या फिर अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हो, और जो भी क्वेश्चंस हो वो भी लिख सकते हो कमेंट में, मैं ज़रूर आंसर करूँगी उनका। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट अगर आगे चल के मेरी कभी भी ये वीडियोस, जैसे अभी बुक्स की आएंगी, रिव्यूज़ एंड ऑल सबकी आएंगी, तो वो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुँच जाए। एंड बस यही था, अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी मेहनत करते रहो, आगे चल के रंग ज़रूर लाएगी वो। चल देन, बाय बाय।